दोस्तों, शीतल के पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी और उनके इंश्योरेंस के पैसे उसकी माँ को मिलने वाले थे। शीतल का कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और उसके छोटे भाई राजू की पढ़ाई और घर खर्च की जिम्मेदारी उसकी माँ पर ही थी। तो चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसे ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शीतल बेटा, मैं आज इंश्योरेंस ऑफिस जाके हमारी फाइल कब तक क्लियर होगी वो देख के आती हूँ। जी माँ, मेरी और राजू की फीस भी भरनी है, वरना एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं कुछ भी करके फाइल सेटलमेंट जल्दी करवाने की कोशिश करती हूँ। बस अब कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज ही बाकी है। शीतल के पिताजी के इंश्योरेंस सेटलमेंट का काम लगभग पूरा हुआ था। अब बस एक ऑफिसर की सिग्नेचर बाकी थी। मैडम, वर्मा जी की केबिन कहाँ है? जी लेफ्ट से सीधे जाइए। कुछ मिठाई विठाई लाई है ना आप? वहाँ की मैडम की बात जया के समझ में नहीं आती। जी वो तो मैं नहीं लाई। फिर तो आपका काम होने से रहा। वर्मा जी को मिठाई खाए बिना काम करने के लिए एनर्जी ही नहीं आती। जया इंश्योरेंस ऑफिस से बाहर आती है और पास ही की एक दुकान से मिठाई खरीदती है। चलो ठीक है, थोड़ी महंगी है लेकिन सेटलमेंट अमाउंट भी तो ज़्यादा है। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ेगी। जया फिर से वर्मा जी के केबिन के यहाँ उत्साह से पहुँचती है। क्या बात है, क्या चाहिए? जी मुझे इस फाइल पर वर्मा जी की साइन चाहिए। बस इसके बाद मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। मिठाई लाई है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ताज़ी ताज़ी बनी है, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। जया की बात सुन के पियून कंफ्यूज्ड होता है। अभी अभी ताजी ताजी? लगता है एटीएम से निकाले होंगे। जरा रुकिए, अंदर एक साहब है, वो आएंगे तो आप जाना, आपका काम हो जाएगा। आपको कैसे पता? वो आप मिठाई लाई है ना, साहब को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। थोड़ी देर में अंदर वाला एक आदमी खुशी से बाहर आता है। क्यों सेठ, काम हो गया? हाँ हाँ, मिठाई का असर। हमें भी थोड़ा खिला दीजिए। जया उस आदमी की बात सुन के मन ही मन रिलैक्स हो जाती है। चलो अच्छा है, मेरा भी काम हो जाएगा। अब जया अंदर जाती है। बोलिए, कौन सी फाइल है आपकी इनमें से? ओह, ये 15 लाख का सेटलमेंट। हाँ सर, अगर आप जल्दी साइन कर दे तो पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। वो बच्चों की फीस भरनी है। लेकिन फाइल बहुत हैवी है। जया वर्मा की बात से अचरज में पड़ती है। हैवी? सर लेकिन सिर्फ 5-6 पेजेस ही दिख रहे हैं इस फाइल में, फिर ये हैवी कैसे हो गई? होने दीजिए, मिठाई खा के मुझे एनर्जी मिलेगी फाइल उठाने के लिए। मिठाई का नाम सुनते ही जया हंस पड़ती है। हाँ हाँ पता है सर, इसीलिए 1 किलो ताज़ी मिठाई लाई हूँ। जया की बात सुन के वर्मा चकित होता है। ओह, लगता है आज मेरा नसीब जोरों पर है और ये औरत भी समझदार है। जया अपनी बैग से मिठाई का बॉक्स निकाल के वर्मा को देती है। लीजिए सर मिठाई। वर्मा खुशी से फूले नहीं समाता, लेकिन जैसे ही बॉक्स खोलता है बड़ा गुस्सा हो जाता है। ये क्या है? जी मिठाई है सर। मैडम, मिठाई का मतलब आप नहीं जानती? वर्मा की बात से जया कंफ्यूज्ड होती है। जी हम तो इसे ही मिठाई कहते हैं सर। वर्मा एक नोटों से भरा बॉक्स खोल के जया को दिखाता है। ये देखो, ये है असली मिठाई, कागज की मिठाई, जिससे मुझे फाइल क्लियर करने की एनर्जी मिलती है। समझे आप? जाइए, अब मिठाई हो तो ही अपना मुंह दिखाना। जया वर्मा की आवाज़ सुन के डर जाती है और उदास होकर वहाँ से निकलती है। रात को जब शीतल और उसका भाई राजू सोए होते हैं, अचानक शीतल को किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी रात गए कौन रो रहा है? शीतल अपने बिस्तर से बिना आवाज़ किए उठती है और इधर उधर देखने लगती है। जब वो बाहर के रूम में आती है, उसे वहाँ जया अपने गुजरे हुए पति के फोटो के सामने बैठी दिखाई देती है। माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? जया रोते हुए शीतल को वर्मा की मिठाई का किस्सा सुनाती है। जया की कहानी सुन के शीतल हंस पड़ती है। माँ इतनी सी बात को लेके आप रो रही हो? क्योंकि अगर हमारी फाइल क्लियर नहीं हुई तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे बेटा। और तुम्हारी फीस कैसे भरूं मैं? घर के खर्चे भी तो है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कहीं जॉब कर लूँ। अब ये पैसे ही हमारी आशा है।
आप ठीक कह रही हो। कल मैं वहाँ जाती हूँ और कोशिश करती हूँ। दूसरे दिन शीतल उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में पहुंचती है, लेकिन वर्मा अभी ऑफिस पहुंचा नहीं है। वहां के प्यून को शीतल भा जाती है और वो उसे वर्मा के कैबिन में बिठाता है। जी मिस्टर वर्मा का कैबिन कौन सा है? जी यही है। जी उनके लिए एनर्जी वाली मिठाई लाई हूँ। ओह, फिर तो आपका काम हो ही गया समझो। आप कुछ चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स लेंगी? जी नहीं, थैंक यू। आइए ना, बैठिए, मैं पंखा चला देता हूँ। नहीं, एसी ही लगाता हूँ। मजनू का मामा, स्टूपिड। शीतल अपना मोबाइल हाथ में लिए बैठी है। तभी प्यून अंदर झांक के देखता है। वो शीतल पर पहली नजर में ही लट्टू हुआ है। ओए होए, क्या लड़की है। मुझे तो ऐसी ही लड़की से शादी करनी है। कितनी भोली और मासूम है। अगर ये रोज एक हफ्ते के लिए यहाँ आए तो मैं इसे पटा लूंगा। दिमाग कम है तो क्या हुआ, सलमान जैसी बॉडी तो है। तभी पीछे से आया वर्मा कैबिन में झांक के देखने वाले प्यून को टपली मारता है। क्या हो रहा है भाई? फिल्म चल रही है अंदर? हाँ, फिल्म से भी बढ़िया है। लगता है डिपार्टमेंट में तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। सॉरी सर जी, वो मैं यहाँ वो। चल हट, पानी ला ठंडा। बाहर से आ रही प्यून और वर्मा की आवाज सुन के शीतल अंदाजा लगाती है। लगता है वर्मा आ गया। मुझे मेरा नाटक शुरू करना चाहिए। शीतल जानबूझ के ऊंची आवाज में फोन पर वर्मा के बारे में बातें करना शुरू करती है, जैसे कि किसी के साथ वो बात कर रही है। जी हाँ, मैं पहुँच गई हूँ। जी अभी तक वो वर्मा आए नहीं है। वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें उनकी स्पेशल मिठाई दूंगी और मेरे फाइल पे साइन ले लूंगी। तब तक आप आपकी टीम के साथ और मीडिया वालों के साथ अंदर कैबिन में आइए और वर्मा को रंगे हाथ पकड़ लीजिए। जी मैं रखती हूँ। शीतल की बात सुनकर वर्मा को पसीने छूटते हैं। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है लड़की। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अरे मैडम, सॉरी, ट्रेन जरा लेट है ना, और ये ट्रैफिक जाम, आपको वेट करना पड़ा ना। जी कोई बात नहीं। लाइए आपकी फाइल, मैं क्लियर कर देता हूँ। शीतल टेबल पर पड़ी अपनी फाइल वर्मा को देती है। वर्मा जल्दी शीतल की फाइल पे बिना कुछ पढ़े साइन कर देता है। थैंक यू सर, ये लीजिए आपकी मिठाई। उसके बाद शीतल उसे मिठाई का बॉक्स देती है। मिठाई का बॉक्स देखते ही वर्मा डर जाता है। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? लेकिन वो आपकी एनर्जी। नो, एकदम ओके। और मिठाई से तो मुझे एलर्जी है। ओहो, तो अपने घर वालों के लिए लेके जाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। नहीं, मेरे पूरे परिवार को मिठाई के नाम से भी एलर्जी है। आपका काम करना तो मेरा कर्तव्य है मैडम। ओह, सो सॉरी सर, लेकिन ये बहुत स्पेशल मिठाई थी। शीतल ने खोले बॉक्स में सचमुच की भारी मिठाई देख वर्मा को झटका लगता है। ये क्या, सच में मिठाई थी? तो आपको क्या लगा? आपकी एनर्जी वाली मिठाई थी, नोटों के बंडल वाली। शीतल की बात सुन के वर्मा डर जाता है। आज तो मैंने किसी एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर को फोन नहीं किया था, लेकिन आज के बाद अगर किसी से भी रिश्वत ली तो मैं जरूर उन्हें यहाँ ले आऊंगी। चॉइस इज योर्स। शीतल अपनी फाइल लेके हंसते हंसते वहां से निकलती है और रिश्वतखोर वर्मा का चेहरा देखने लायक होता है। तो देखा दोस्तों, शीतल ने कैसे होशियारी से उसकी माँ के प्रॉब्लम का हल निकाला और उस रिश्वतखोर वर्मा को जिंदगी भर का सबक भी सिखाया। रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों बातें हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। विवेक को अपनी पढ़ाई पूरी करके 3 साल हो गए थे, लेकिन पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं थी। ऊपर से उसकी फिजूल खर्ची हर दिन बढ़ रही थी। उसके पिताजी जो एक पोस्टमैन थे, अगले ही साल रिटायर्ड होने वाले थे। विवेक, कुछ काम धंधा ढूंढ लो। कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहोगे? क्या पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कोई ढंग का काम तो मिले। ये तो तुम पिछले 3 साल से कह रहे हो। अब तो मेरी रिटायरमेंट भी नजदीक आ गई है। पिताजी की बातें सुन के विवेक इरिटेट हो जाता है और अपने गैर जिम्मेदार दोस्तों से मिलने बाहर निकलता है। क्या मुसीबत है? माँ, मैं कल रात खाना बाहर ही खाऊंगा। पिताजी, मुझे 500 रुपए दीजिए ना, दोस्त का बर्थडे है।
विवेक की बढ़ती हुई डिमांड से पिताजी परेशान हो गए थे। महीने के आखिरी दिन चल रहे, अब 500 रुपए नहीं है मेरे पास। ठीक है तो 200 रुपए दीजिए, बाद में ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पिताजी नाराजी से उसे 200 रुपए देते हैं। विवेक बाहर चला जाता है। कब तक आप इसे ढील देते रहेंगे? अब पानी सर से ऊपर गया है, थोड़ा सख्ती से पेश आइए। शायद तुम ठीक कह रही हो। रात को जब विवेक देर से घर लौटता है, विवेक, कल से तुम काम करना शुरू करो, वरना तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकते। पिताजी की बात सुन के विवेक को झटका लगता है और वो सोच में पड़ता है। अब इन्हें क्या हुआ अचानक? हाँ, मैंने कब ना बोला, लेकिन अच्छा काम भी तो मिलना चाहिए ना। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ग्रेजुएशन पूरा किया है, क्या तुम रोज सिर्फ 10 रुपए भी नहीं कमा सकते? पिताजी की बात सुन के विवेक के अहंकार को ठेस पहुंचती है। हाँ क्यों नहीं, 10 रुपए तो आराम से कमा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम रोज मुझे 10 रुपए ला के दोगे और तभी तुम्हें खाना मिलेगा। हर रोज की तरह पिताजी काम पे निकलते हैं और विवेक अभी तक बिस्तर में ही पड़ा है। विवेक उठो, कल रात की बात भूल गए क्या? आज तुमने 10 रुपए नहीं दिए तो तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। पिताजी काम पे चले जाते हैं और उनकी बात सुन के विवेक हड़बड़ी में उठता है। छे, क्या यार, अब चैन से सोना भी मुश्किल कर दिया है। पिताजी का चैलेंज तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन रोज के 10 रुपए कहाँ से पैदा करूँ? विवेक अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लेता है। चलो, आज का प्रबंध तो हो गया, आगे का आगे देखेंगे। विवेक खुश हो जाता है। पिताजी आंगन में बैठ के मकाई भुट्टा कोयले की सिगड़ी पे भून रहे हैं। तभी विवेक वहां पहुंचता है और पिताजी को 10 रुपए देता है। ये लीजिए पिताजी, 10 रुपए। पिताजी विवेक से 10 रुपए की नोट लेते हैं और बिना सोचे उसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। नोट जल जाती है और विवेक चकरा जाता है। अरे ये क्या किया पिताजी आपने? जो मुझे सही लगा। विवेक बिना कुछ बोले वहां से घर के अंदर चला जाता है। पिताजी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है। आज का दिन तो मैंने संभाल लिया, कल पैसे कहाँ से लाऊं? अगले दिन विवेक अपने किसी और दोस्त से 10 रुपए लेता है। विवेक, ऐसे तुम रोज रोज किस किस से पैसे लोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें लौटाने भी पड़ेंगे। पता है। इससे अच्छा तुम कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? काम कर लूंगा यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी पिताजी के सर से चैलेंज वाला बहुत जल्दी उतर जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं। आज फिर विवेक आंगन में सिगड़ी के पास बैठे पिताजी को 10 रुपए देता है और पिताजी उस नोट को फिर सिगड़ी की आग में डाल देते हैं। विवेक को गुस्सा आता है पर वो कंट्रोल करता है। पिताजी, आज आपने फिर रुपए जला दिए। हाँ पता है, तुम जाओ खाना खा लो। विवेक बिना बहस किए घर के अंदर आता है। ये पिताजी का क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। जाने दो, मुझे क्या, लेकिन कल किससे पैसे लूं? अगले दिन विवेक फिर से अपने दोस्तों के पास आता है और पैसों की मांग करता है, लेकिन सारे दोस्त पैसे देने से इनकार करते हैं। ये सारे दोस्त तो अकड़ रहे हैं, अब किससे पैसे लूं? माँ को मक्खन लगाता हूँ। जब विवेक घर आता है, माँ रसोई में खाना बनाने में व्यस्त दिखाई देती है। विवेक माँ के गले में प्यार से हाथ डाल के मक्खन लगाना शुरू करता है। ओ मेरी प्यारी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। अरे वाह, क्या बात है, आज एकदम से माँ की याद आ गई। विवेक माँ से 10 रुपए लेता है और खुश हो जाता है। आज भी वही सिलसिला पिताजी दोहराते हैं। जलती हुई नोट को देख विवेक फिर से चकरा जाता है। अब मुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी। दूसरे दिन विवेक काम की तलाश में बाहर निकलता है और एक कपड़ों की दुकान में आता है। नमस्कार सेठ जी, मैं बीकॉम हूँ, क्या आपको अकाउंटेंट की जरूरत है? लेकिन तुम्हारे पास काम का कोई अनुभव नहीं है, हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते। बहुत कोशिशों के बावजूद भी विवेक को कोई जॉब नहीं मिलती। आखिर थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी उसका ध्यान एक हाथ गाड़ी चलाने वाले बूढ़े इंसान की तरफ जाता है। हाथ गाड़ी में बहुत सामान होने की वजह से उस गाड़ी वाले को गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इस आदमी की सहायता करूँ तो शायद मेरा काम बन जाए। विवेक उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। सुनिए, क्या मैं इस गाड़ी को खींचने में आपकी मदद करूं? आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दीजिए। विवेक की बात सुन के बूढ़ा आदमी तुरंत राजी हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझसे भी अब ये चलाई नहीं जा रही। विवेक जोर लगा के उस हाथ गाड़ी को बड़ी मुश्किल से खींचने लगता है। मुझे लगा था काफी आसान होगा ये काम, मेरी तो हालत खराब हो रही है। आखिर विवेक उस हाथ गाड़ी को सही जगह पहुंचा के उस आदमी से 10 रुपए ले लेता है।
चलो, आज का प्रॉब्लम तो जैसे तैसे सॉल्व कर लिया। हमेशा की तरह विवेक घर आता है और अपने 10 रुपए पिताजी को देता है। पिताजी इस बार भी बिना सोचे उसके पैसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। ये देख के विवेक गुस्से से तिलमिला उठता है। पिताजी, ये क्या किया आपने? इतनी मेहनत से मैंने ये 10 रुपए कमाए थे और आपने आग में फेंक दिए। पिताजी के चेहरे पे सुकून की मुस्कुराहट दिखाई देती है। आप हंस क्यों रहे हैं? आपको मेरे मेहनत के पैसों की कोई कदर नहीं है। अब की ना तुमने पते की बात। यही बात तो मैं तुम्हें इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा था। पिताजी की बात विवेक के समझ में नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? यही कि जब तुम मेरी मेहनत की कमाई दोस्तों के साथ उड़ाते थे तब मुझे कैसा लगता था, ये शायद अब तुम्हें समझ आया है। पिताजी की बात सुन के विवेक की आंखें खुल जाती है। जी हाँ पिताजी, आई एम सो सॉरी। लेकिन ये बात आप पहले दिन भी बता सकते थे ना। हाँ, लेकिन पैसे आग में फेंकने के बाद आज तुम जैसे तिलमिला उठे वैसे पहले नहीं हुए थे। विवेक सोच में पड़ता है। क्योंकि ये तुम्हारी असली कमाई थी और उससे पहले तुम जो पैसे मुझे देते थे वो किसी से उधार मांग के लाए थे, जो आग में डालने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता था या दुख भी नहीं होता था जैसा अभी हुआ है। विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पिताजी से माफी मांगता है। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। मेहनत की कमाई का कोई मोल भाव नहीं होता, वो अनमोल होती है। राम ने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी चाय की टपरी का धंधा संभाला था। आसपास के कॉर्पोरेट ऑफिस के बहुत सारे लोग वहाँ नियमित चाय पीने आते। राम के पिताजी की तरह उसके हाथ की चाय भी उस एरिया में बहुत फेमस थी। लीजिए साहब, आपकी कम शक्कर वाली चाय। शुक्रिया दोस्त, चाय बहुत बढ़िया है। एकदम आपके पिताजी के हाथों की टेस्ट है। जी थैंक यू। उन्हीं की बड़ी इच्छा थी कि मैं ये चाय का धंधा संभालूं। पढ़ाई में दिमाग काम नहीं करता था तो सोचा घर का ही धंधा कर लूं। बिल्कुल सही निर्णय लिया है तुमने। गुड। दिन बीतते गए। राम का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही राम की शादी हो गई उसे अपनी आमदनी कम पड़ने लगी। अरे भाग्यवान, आज फिर से तुमने शॉपिंग की? जी हाँ, हमारे पास इस कलर की साड़ी नहीं थी। बहुत प्यारा कलर है ना, हमें ये साड़ी चाहिए। क्या कीमत है इसकी? जी एकदम कम, सिर्फ 2000। साड़ी की कीमत सुनते ही राम को पसीने छूटते हैं, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी को वो नाराज नहीं कर पाता। हाँ, रख लो, शाम को पैसे देता हूँ। राम की पत्नी खुश हो जाती है। सच? अब बहुत अच्छे है जी। मुझे आपको कुछ बताना है, आप बाबा बनने वाले हैं। ये खुशखबर सुनकर राम फूले नहीं समाता। ओ सच? मैं बाबा बनने वाला हूँ? राम अपनी आमदनी को लेकर ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस चाय के धंधे से अब गुजारा नहीं होगा। महंगाई इतनी बढ़ रही है और अब खर्चे भी बढ़ेंगे। एक दिन चाय की टपरी पे राम कुछ सोच में डूबा था। तभी चाय पत्ती बेचने वाला सेल्समैन प्रवीण वहाँ आता है, जो अब राम का अच्छा दोस्त भी है। क्या हुआ राम, इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा था इस महंगाई में कैसे घर गृहस्थी चलाए। चाय का रेट बढ़ाओ तो कस्टमर टूट जाएंगे और दूसरी तरफ शक्कर, दूध और चाय पत्ती के दाम दुगने हो रहे हैं। प्रवीण राम की समस्या समझ जाता है और उसे एक सुझाव देता है। तुम एक काम करो, क्या वही चाय पत्ती 2 बार इस्तेमाल करो। प्रवीण की बात सुन के राम चौंक जाता है। नहीं नहीं यार, ये तो गलत है। किसी को पता चला तो मेरे बाबूजी का नाम खराब हो जाएगा। ये कलयुग है राम, यहाँ पैसा ही सब कुछ है और उसे कमाने के लिए ऐसे पैंतरे आजमाने पड़ते हैं। दूसरे दिन राम ने प्रवीण की सलाह के अनुसार चाय को छानने के बाद छलनी में बची हुई चाय पत्ती को धूप में सुखा लिया और उस पर ब्राउन कलर का पोस्टर कलर छिड़क दिया। सूखने के बाद उस कलर वाली चाय पत्ती को फिर से चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अरे वाह, प्रवीण की तरकीब तो एक नंबर है। पैसे भी बच रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। कस्टमर रोज की तरह आ रहे थे, लेकिन किसी को राम पे शक नहीं हुआ। बढ़ती हुई आमदनी देख राम की पत्नी बहुत खुश थी। लगता है आजकल आपका धंधा खूब चल रहा है। हाँ हाँ, भगवान की कृपा है। अच्छा है, अब हम हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, उसे बड़ा अफसर बनाएंगे। राम इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती सुखा के उस पे कलर चढ़ाने का काम बखूबी कर रहा था। और एक दिन साहब, यही है वो आदमी जो हर दूसरे दिन मेरे दुकान से ब्राउन कलर लेके जाता है। क्यों भाई, क्या मांजरा है? क्या करते हो इतने कलर का? पुलिस को देख राम के पसीने छूट जाते हैं। पुलिस राम के ठेले की तलाशी लेती है और उन्हें वहाँ सूखी चाय पत्ती और ब्राउन कलर की बॉटल्स मिलती है।
अच्छा, तो तुम यूज्ड की हुई चाय पत्ती को कलर देके फिर से इस्तेमाल करते हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ज्यादा पैसे कमाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। लेकिन तुम्हारी इस गलती की सजा कितने सारे मासूम लोगों को मिलती है ये तुम्हें नहीं पता। चलो जेल की हवा खाओ। इस प्रकार लालच की वजह से राम ने अपने और अपने साथ साथ अपने पिताजी की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिला दी।